नमस्कार। तुमने कहा था तुमने तुम कहा आओगे। था तुम आओगे। तुमने तुमने कहा था कहा था तुम आओगे। तुम आओगे। और मैं और मैं ऋतु सारी ऋतु गुजार आई। सारी गुजार आई। शाखें हुई नंगी, शाखें हुई नंगी, पाली मारे पाली मौसम मारे ने, मौसम ने, कर्ज था आत्मा कंस का, था आत्मा का, देह उतार आई। देह उतार आई। जिया जी ने लिखा है जिया ये जी ने लिखा और है ये बहुत और खूबसूरत बहुत लिखा है। खूबसूरत लिखा है। रूबरू थिएटर ग्रुप रूबरू थिएटर और ग्रुप और विजय सूरी विजय फाउंडेशन की सूरी तरफ से फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के शख्सियत इस सीजन 2 अंक के में इस अंक में आज इस वक्त आज जो इस वक्त जो शख्सियत हमारे शख्सियत साथ हैं, हमारे साथ है, मैं उनकी तारीफ मैं क्या उनकी करूं, मेरी तारीफ क्या फेवरेट करूं, है मेरी वो। फेवरेट है। बेहतरीन बेहतरीन साहित्यकार हैं, साहित्यकार है। बेहतरीन बेहतरीन साहित्यकार। साहित्यकार। मुक्ति बोध मुक्ति सम्मान, बोध सम्मान, गोल्ड मेडल से गोल्ड मेडल सम्मानित, से सम्मानित, पुष्पांजलि से पुष्पांजलि सम्मानित, से सम्मानित, बहुत सारे बहुत पुरस्कारों से सारे पुरस्कारों सम्मानित से सम्मानित बेहतरीन बेहतरीन साहित्यकार हैं। साहित्यकार है। और आज वो और हमारे आज साथ वो हैं। हमारे साथ है। और और मेरा मन है कि मेरा उनकी मन है लिखी कि हुई उनकी एक लिखी और हुई कविता एक मैं और कुछ कविता मैं लाइनें कुछ आपको लाइनें सुनाऊं, आपको सुनाऊं, क्योंकि वो क्योंकि मेरी वो बहुत ही मेरी पसंदीदा बहुत ही साहित्यकार पसंदीदा हैं। साहित्यिक। और मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने उनके साहित्य को पढ़ा है, वो उससे अपने आप को जरूर रिलेट करती हैं। लिखती हैं, लेकर लिखती नक्षत्र है, हाथों में बजाऊं, लेकर नक्षत्र हाथों में बजाऊं, मैं करताल की तरह, मैं करताल की तरह, जिसकी धुन पर जिसकी नाचे धुन पर नाचे पूरी पृथ्वी, पूरा आसमान, समूची पृथ्वी, आकाश गंगाएं, पूरा आसमान, समूची आकाश गंगाएं, कि बरसे जल कि बरसे समस्त जल धाराओं में, समस्त धाराओं में, प्रेम को कैसे प्रेम को व्यक्त कर कैसे सकती हूँ मैं, व्यक्त कर सकती हूँ मैं, इसके सिवा। इसके सिवा। बहुत 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 स्वागत बहुत करती बहुत हूँ स्वागत हमारी करती हूँ आज हमारी की जो आज की जो शख्सियत है, शख्सियत है, जिया जादवानी जिया जी। जादवानी नमस्कार। जी। नमस्कार। नमस्कार काजल, सबको नमस्कार। जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और बहुत सारे बहुत हमारे सारे साथ जुड़ हमारे चुके साथ हैं। जुड़ चुके हैं। और मेरी और आवाज में मेरी शायद आवाज इको आ में रही शायद है, इको आ सरला रही भाटा है, जी सरला लिखती हैं। भाषा जी लिखती हैं। तो मैं तो नहीं मैं समझ पा नहीं रही समझ ऐसा पा क्यों हो रही रहा ऐसा है, क्यों हो क्योंकि रहा है, आज क्योंकि आज शायद ही पहली बार शायद ऐसा ही हो पहली रहा बार है कि ऐसा हो मेरी रहा आवाज है कि में मेरी इको आ आवाज रही में है। इको आ रही है। लेकिन आज हमारे आप साथ गूंज जो आज रही हैं, हमारे शख्सियत साथ है, जो शख्सियत है, आज आप गूंज रही बेमिसाल हैं, है। बेमिसाल है। जी 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 जी, जी 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 क्या जी। कह रही हैं आज आप? क्या आप कह रही गूंज हैं आप? रही हैं। आज मैं गूंज आज रही मैं हूँ, गूंज रही हूँ, क्योंकि शख्सियत क्योंकि होती है हमारे शख्सियत होती साथ है आज। हमारे साथ आज। तो मैं तो इट्स मैं प्रिविलेज, इट्स इट्स माय प्रिविलेज टू इट्स माय हैव यू प्रिविलेज टू हियर। हैव यू हियर। जिस किरण जी, जिस आपने किरण लिखा जी, है कि आपने मेरी लिखा आवाज है में कि मेरी इको आ आवाज रही है, में मैं इको आ कोशिश रही है, मैं करूंगी कि मैं कोशिश कम से करूंगी कम कि मैं बोलूं कम से कम और बोलूं जया जी ज्यादा और से जिया जी ज्यादा ज्यादा बोले। से ज्यादा बोलूं। तो पहला सवाल तो वही पहला सवाल वही कि आपकी जो कि यात्रा है आपकी जो साहित्य यात्रा की, है साहित्य, उसके बारे में मैं उसके चाहूंगी बारे में हम मैं आप चाहूंगी हम बताएं। आप बताइए। मेरी साहित्य की यात्रा बहुत बचपन में शुरू हो गई थी। मेरा बचपन बहुत अकेला बचपन था। दो भाई और मैं। मेरे पिताजी हमें घर से बाहर, स्पेशली मुझे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो किताबों के सिवा और कुछ था नहीं मेरे पास। दोस्त भी बहुत कम हुआ करते थे उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट थी। मैंने अपनी बात कहना बहुत देर से सीखा, और मुझे ये चीज लिटरेचर ने सिखाई, साहित्य ने सिखाई। मैं दूसरों को पढ़कर जान पाई कि जी अपनी बात कैसे कहते हैं। तो उस समय मेरे पास अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं था। और जब मैं 9th 10th में थी तो किताबें बहुत पढ़ती थी। हिंद पॉकेट बुक से घर पे किताबें आया करती थी। अमृता प्रीतम को मैंने पढ़ा, डॉक्टर देव, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ी। और इस तरह से पढ़ने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उससे मुझे ये समझ में आया, मुझे कई बार लगता था कि यार ये तो मैं भी लिख सकती हूँ, मैं क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे कविताओं से अपनी शुरुआत की। तो इसके बाद कविताएं ही मैं लिखती रही कई साल। इसके बाद 11th के बाद मेरी मैरिज हो गई थी, और कविताएं लिखते 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 लगभग 90 के आसपास मैंने कहानी लिखना शुरू किया। तो शुरुआत तो बहुत अर्ली एज में हो गई थी। जी जी जी।
तो आप तो आपने मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जो पहला जो आपने अपना लिखा कहानी, कविता जो भी लिखी आपने, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में? देखिए, पहला तो बस ऐसे ही क्योंकि मुझे ना पढ़ना इतना अच्छा लगता था कि उस वक्त जब मैं छोटी थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान आया करता था। उसमें शैलेश मटियानी का एक नावल चला करता था किश्तों में, उसका नाम जी। है जल तरंग। उसके डायलॉग इतने खूबसूरत होते थे, इतने खूबसूरत होते थे कि मैं उस उनको कई कई बार पढ़ती थी। फिर मैंने उनको लिखना शुरू किया। तो मैं उनके जो फेवरेट डायलॉग हैं और जो भी मुझे अच्छा लगता था उसको मैं एक डायरी में लिखा करती थी। और पढ़ने के जुनून की हालत तो ये थी कि उस समय लिफाफे मिला करते थे, मूंगफली या समोसा हम लोग लेके आते थे। तो मैं उसको भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी, उसको भी खोल के पढ़ती थी और इसके बाद फेंकती थी। तो क्या हमारी बात! राइस मिल हुआ करती थी और वहां लिफाफे बन के बाहर से आया करते थे। तो मैं कलर्ड लिफाफे निकाल लिया करती थी और इसके बाद उसमें कभी कहानी की आधी किस्त रहती थी और आधी क्रमशः करके दूसरी बार आती थी। तो एक पढ़ लेती थी, दूसरा पढ़ने के लिए छटपटाती रहती थी। तो ये भीतर एक होता है ना, कच्चे माल की तरह, कच्ची इच्छाओं की तरह आपके भीतर एक बीज पड़े रहते हैं, जो वक्त आने के बाद कैसे वो मिट्टी में से बाहर आते हैं हम नहीं जान पाते। तो शैलेश मटियानी का एक डायलॉग था जो उस समय मैंने अपनी डायरी में लिखा था और मुझे इतना पसंद था कि मैंने उसको कई कई बार मैंने पढ़ा था। वे कहते हैं, चुनो, चुनने की कला सीखो, जंगल में से अकेले गुजरते हुए उस वृक्ष को चुनो जिसे प्रकृति ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, वाह! और सिर्फ उसी से कहो, उसके सिवा किसी और से कहोगे तो पछताओगे। अब देखिए, इसकी मीनिंग तो मुझे उस समय नहीं समझ में आई थी, पर मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि वो ये क्यों कह रहा है कि सिर्फ उसी से कहो, उसके सिवा किसी और से कहोगे तो पछताओगे। ऐसे ना शब्दों के अर्थ आपके जीवन में बहुत बाद में खुलते हैं, बहुत देर से खुलते हैं, जब आप इतने मैच्योर इनफ हो जाते हैं कि उन शब्दों के अंदर छुपे हुए अर्थों को अपने चेतना की रोशनी में देख सकें और समझ सकें। शायद तभी हम कोई किताब जितनी बार पढ़ते हैं ना, उसके नए नए अर्थ खुलते जाते हैं हमारे सामने। क्या तो बात! 90 में मैंने, बाय द वे, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, नहीं, 90 में मुझे एक यूं ही एक कहानी क्लिक हुई, प्रेम कहानी थी, सिर्फ एक दिन। और उसमें ये था कि एक कॉलेज गोइंग लड़की थी जो किसी दिल्ली में रह रहे किसी कवि गिरीश नाम के एक बंदे को प्यार करती थी, और चूंकि उससे मिल नहीं पा रही थी तो वो दिल्ली जाती है सिर्फ एक दिन उसके साथ जीने के लिए। और ये कहानी जब छपी तो इतना हाहाकार जैसा मच गया था, और मैं बहुत छोटी भी थी। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, वो अभी तक नेट पर है और आज तक लोग उसे पसंद करते हैं। वो यंगस्टर्स के टेस्ट की कहानी है। तो बस जब मैंने कहानियां लिखना शुरू की तो मैंने बस यूं ही शुरू किया था, इसलिए कि मैं नहीं लिखती थी ना तो भीतर छटपटाता था कुछ, ऐसा होता है ना, रोना। और ऐसे लगता था कि भीतर कोई कलेजा निचोड़ रहा है, या मेरी सांस रुक जाएगी, या मैं क्या करूं। तो कई बारी मैं लिखती थी रोती भी थी, लिखती थी रोती भी थी। तो इसके लिए ना, क्योंकि अब रोना भी लिखने का एक हिस्सा बन गया था, तो मुझे छुप छुप के लिखना पड़ता था। जैसे 3 बजे उठ के, जब सब लोग सो रहे हों, या रात को 12 बजे के बाद जब सारे लोग अपने कमरों में चले गए हों। तो बस ऐसे ही उसी छटपटाहट में से कहानियों का जन्म हुआ। मैंने इसको कॉन्शियसली ऐसा कुछ शुरू नहीं किया था। इनफैक्ट काजल, मुझे पता भी नहीं था कि मैं चलते-चलते इतनी दूर आ जाऊँगी। मैं तो बस वो एक तकलीफ वाला वक़्त था, उसको किसी तरह काटना चाहती थी और बस चलते-चलते यहाँ तक आ गई। क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या कहूँ। मैं जानती हूँ आज मैं मेरी जानती हूँ आवाज़ आज में मेरी एको है, आवाज़ में एको है, और मुझे लगता है ये और मुझे पहली लगता बार है ये ऐसा पहली हुआ बार है ऐसा हुआ है। हमारे नहीं, कोई बात, हमारे आपकी आवाज़ अच्छी लग सीज़न रही के है। सीज़न के 200 एपिसोड 200 कंप्लीट होने एपिसोड वाले हैं, कंप्लीट होने वाले, लेकिन लेकिन आज की जो आज की शख्सियत जो है, शख्सियत है बहुत ख़ास है। बहुत वैसे हमारी खास है। सभी वैसे हमारी शख्सियतें सभी बहुत ख़ास है, शख्सियतें लेकिन बहुत खास है, लेकिन जया जी जया जी मेरी मेरी बहुत पसंदीदा बहुत पसंदीदा साहित्यकार है। साहित्यकार है। और थैंक यू जो काजल। लिखती और हैं जो जया लिखती जी, हैं जया मैं अपने जी, लिसनर्स मैं से बात अपने कर, लिसनर जितने से लोग बात कर, जुड़े जितने हैं, लोग जुड़े हैं, वो वाक़ई वो लगता है कि वाक़ई वो लगता है हमारी कि वो कहानी हमारी है। कहानी है।
वो सिर्फ वो मुझे ही नहीं सिर्फ लगता मुझे ही होगा, नहीं लगता होगा, जो जितनी भी जो महिलाएं जितनी भी हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो महिलाएं भी हैं महिला जिन्होंने जया जी के जया जी साहित्य के को पढ़ा है, साहित्य को जरूर खुद को इनके साहित्य से रिलेट करती होंगी। आप क्या कहेंगी? क्योंकि आपने इतने सशक्त माध्यम से, इतने सशक्त तरीके से लेखनी के माध्यम से और सशक्त तरीके से आपने एक महिला की, एक औरत की जो उसका जो मर्म है, अंदर का जो टीस है, उसको आपने कितनी खूबसूरती से अपने शब्दों में डाला है। क्या कहेंगी आप? काजल, एक तो लिखने से ना हमको तकलीफ, हमारी तकलीफ को एक राह मिलती है, वो बाहर आ पाता है। दूसरा, एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए स्त्री, अ, जो हमारी तकलीफ है, हमारी हमारी यातना है, हमारी पीड़ा है, हमारा प्रेम है, वो सिर्फ हमारी नहीं है ना, वो आपकी भी है, प्रत्येक औरत की है, प्रत्येक मनुष्य की है, स्त्री की है। तो कहीं ना ये सब जाके मिलता है। शायद इसीलिए ना साहित्य को कालजयी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा इसको जब जब पढ़ा जाता है तब हम इसको अपने प्रेम की रोशनी में देखते हैं, अपनी पीड़ा की रोशनी में देखते हैं, जो उसने किसी वक्त जी थी, पर वो आज हमको अपनी लगने लगती है। जैसे जब मेरी कहानी आई थी, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, तो ये लेबर पेन की कहानी है। तो मुझे कितनी औरतों ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारी तकलीफ लिखी है। तो ये सब सेम है, हमारी तकलीफ और आप नहीं, ये सब सेम है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने अपना दर्द किसी काल में जिया हो, वो आगे आके ना सार्वकालिक हो जाता है अगर वो दूसरों तक पहुंच रहा है। वाह। वाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आवाज आ जी, रही है ना अभी मेरी? आवाज आ रही है ना मेरी? जी। जी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो शुरू में जो आपकी मैंने कविता की कुछ लाइन शुरू में पढ़ी, उसमें एक लाइन थी, कर्ज था आत्मा पर, देह उतार आई। ये आप इतना खूबसूरत जया जी, आप मतलब क्या कहूँ इतना मैं आपको। खूबसूरत जया जी। सरला, हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर जुड़े हैं। उन सभी का मैं वेलकम कहती हूँ। हमारे साथ महेश बादल जी जुड़े हैं, बेहतरीन लेखक, और रंगमंच सिनेमा से उनका गहरा नाता। डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी हैं, लिखती हैं, आपकी आवाज का गूंजना स्वाभाविक है जिया जी की मौजूदगी में। बिल्कुल, इतनी बेहतरीन शख्सियत आज हमारे साथ है, तो मेरी आवाज का गूंजना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, और मैं सच में कहूँ, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। मैं गुलजार साहब की बहुत फैन हूँ, मुझे मंटो बहुत पसंद है, और मुझे जया जी बहुत 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 पसंद है। बहुत खूबसूरत बहुत लिखती है। खूबसूरत लिखती है मीता दास। मीता दास लिखती हैं, मीता अंदर दास के लिखती है, पानियों में अंदर कोई के सपना पानियों में कांपता कोई है। सपना कांपता है। हाँ। ममता किरण जी हमारे साथ ममता जुड़ी किरण जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, गोपाल मैंने शर्मा जब जी हमारे गोपाल साथ जुड़े शर्मा हैं, जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। बहुत मैं सारे व्यूअर्स सभी जुड़े का हैं, मैं तहे सभी दिल का से शुक्रिया तहे दिल से करूंगी। शुक्रिया करूंगी। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज में इको आ रहा है, और जया जी का माइक को हम जान के म्यूट कर रहे हैं ताकि मेरी आवाज में इको ना आए, और जब जया जी बोले तो उनका माइक हम अनम्यूट कर देंगे। ये शायद टेक्निक है ये जो हमारी टेक्निक बैक है जो स्टेज हमारी टीम बैक संभाल स्टेज रही है इस चीज को। तो किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, से बहुत सारे बहुत एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि मैं आज बहुत कम बोलूंगी, आज हम सिर्फ जया जी को सुनेंगे। और जया जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने साहित्य की बहुत सी विधाओं में लिखा है, कौन सी ऐसी विधा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? कविताएं मेरे दिल के करीब हैं। कविता में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो बस जैसे एक आग होती है ना, आपके भीतर से बाहर आती है, एक पैशन होता है, एक तेज रफ्तार से बहती हुई नदी होती है जो आपके भीतर से फूट के बाहर आ जाती है। तो कविताएं ऐसे ही मेरे भीतर से बस, मैं नहीं जानती कैसे, बस अपने आप को वो प्रकट कर देती हैं। कहानियों में मैं बाद में आई, और कहानियों में तीन चार कहानी लिखते ही एक पहचान सी बन गई, और बहुत लोग अप्रिशिएट करने लगे, हंस ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। तो बस वो
कविता से कहानियां लिखती चली गई। और फिर साइकोलॉजी और फिलॉसफी जब पढ़ी तो ऐसा भी होता है ना काजल, जब आप बहुत ज्यादा जान लेते हो ना, तब वो चीज आपको लगता है कि आप बाहर आए। क्योंकि ज्ञान ना एक बहुत कठिन सांस है, एक चढ़ाई है जो आपको नीचे से ऊपर की ओर करनी पड़ती है। और जब आप नीचे से ऊपर की ओर ये चढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ना फेंक देनी पड़ती हैं, अपना आप हल्का कर लेना पड़ता है। तो वाह कई बार ना, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत थी, तो ये सब चीजें ना मुझे ऐसा लगता था बाहर आने के लिए खुद ब खुद छटपटाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कैसे पन्ने पे पन्ने पन्ने पे पन्ने। तत्वमसी लिखते समय तो कुछ मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे लिख दिया। बस वो, मैं आज भी नहीं समझ पा रही हूँ कि शायद कोई है, कोई एक ऐसा बंदा है आपके भीतर, या हरमन इससे कहते हैं कोई है जो सब जानता है, आपके भीतर कोई है जो सब जानता है। तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक बोलता है, हमको हमसे ज्यादा कोई वो है जो हमको जानता है। तो बस इस तरह से चीजें बाहर आती चली गई। मैंने इसके लिए कोई खास कोशिश नहीं की, बस हो गया। क्या कहूँ। क्या मैं कहूँ। जरूर चाहूंगी मैं एक जरूर कविता चाहूंगी जरूर कोई सुनाएं कविता। हमें। जैसे हाशिए पर लिख देते हैं बहुत फालतू शब्द और कभी नहीं पढ़ते उन्हें, ऐसे ही वह लिखी गई और पढ़ी नहीं गई कभी, जबकि उसी से शुरू हुई थी पूरी एक किताब। इतना ही था वह जितना बर्फ में ताप, और मैंने उम्र सारी गुजार दी बर्फ लपेटे हुए। वाह वाह। तवे पर और बदल जाती है पूरी की पूरी दुनिया, खड़ी रहती है वहीं की वहीं स्त्री, तमाम रोटियां सिक जाने के बाद भी। ले गया कपड़े सब मेरे दूर बहुत दूर, काल बहती नदी में मैं निर्वसना तट पर स्वप्न देखती देह का। वाह। वाह। एक थोड़ा सा एक सैड कविता है जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि कोई नहीं आएगा जब जब तुम पुकारोगे, बेहिस व्याकुलता में समेटेगा वस्त्र अपना, समेटेगा सामान, झांक कर देखेगा अंतरिक्ष से नीचे, गला रुंध जाएगा उसका, सोचेगा अभी क्षण में पहुंचता हूं, और याद आ जाएगा यक बयक काम एक छूटा हुआ, देता हुआ तसल्ली ऊपर से कि आता हूं, कोई नहीं आएगा। कितनी कविताएं पढ़ूं काजल, बस क्योंकि मैं अभी अभी मैं अभी अभी बहुत अभी सवाल है बहुत मैं पूछने सवाल के है लिए मैं आपसे। पूछने। गोपाल शर्मा जी गोपाल लिखते शर्मा हैं जी लिखते हैं तत्वमसी पर जरूर तत्वमसी बात पर। कीजिए, जो आपका नॉवल है। पूछिए आप जी मुझसे क्या पूछना जी। चाहती हैं। तत्वमसी आप खुद ही बताइए, इन्होंने बोला कि आप इसके बारे में जरूर बताइए। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, हमारे साथ बहुत व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं कम ही बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है। मैं चाहूंगी आज हम सिर्फ आपको सुने। गोपाल जी लिखते हैं तत्वमसी पर जरूर बात कीजिए, उसके बारे में जरूर पूछिएगा। जसकिरण चोपड़ा जी कहती हैं कविता अंदर दे जाती है, दिल से दिल तक तभी पहुंचती है। क्या बात। प्राची वचानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। भैरवी अमरानी जी, अमरानी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखते हैं आपकी लेखनी को नमन,
बिल्कुल ये बात मैं भी कहती हूँ, इतना खूबसूरत लिखती हैं जिया जी, इतना खूबसूरत लिखती हैं। मैं क्या कहूँ कि इनकी राइटिंग को पढ़ते पढ़ते मैं सुन हो जाती हूँ कई बार। ये बिल्कुल सच बात है कि आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे इनके अर्मीनिया की गुफा जो उनकी कहानी है, बहुत सारी कहानी है, लेकिन जो कुछ मेरी कुछ फेवरेट जो है, इतना खूबसूरत लिखती हैं, जिनके मैंने नाटक हमने करने की कोशिश की है, जो किए हैं। जिया जी ने जो लेख हैं, जो इनकी कविताएं हैं, जो इनके मेमोरीज जो उन्होंने लिखी हैं, एक से बढ़कर एक, चाहे वो जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं कहानी हो, अर्मीनिया की गुफा हो, बर्फ के फूल हो, एक से बढ़कर एक कहानी है। क्या कहेंगी जिया जी? गोपाल जी ने कहा है तत्वमसी पर बात करने के लिए। हालांकि क्या ही बात की जा सकती है, वो तो प्रेम का ऐसा आख्यान है जो शायद जिंदगी में एक ही बार घटित होता है, और जब हम पर से गुजर के जाता है ना, तो हमको बिल्कुल वही नहीं छोड़ता जैसे हम थे। प्रेम का कोई भी क्षण हमको बिल्कुल वही नहीं रहने देता। तो मैंने पहले ही कहा कि शायद तत्वमसी ने खुद अपने आप को लिखवा लिया। मैं कौन हूँ लिखने वाली। कई बार उसके बड़े बड़े पैरा देखकर मैं सोचती थी कि अरे यार, ये कैसे मैं लिख सकती हूँ। तो बस वही एक, शायद एक पैशन की एक ऐसी हालत में आप होते हो कि आपको लगता है कि अगर आपने ये लिखा नहीं तो आपका शरीर ना, ऐसे देह, आपका जिस्म फट जाएगा और ऐसे जर्रा जर्रा होके बिखर बिखर जाएगा। तो पैशन की अधिकता ही आपके भीतर की बर्फ को पिघलाती है और दरिया से बाहर निकाल के और आपको बहा ले जाती है। बस समझिए कि वही है कि भीतर के दरिया को बहाना और उसको समंदर की ओर ले चलना। हालांकि हमको पता भी नहीं होता कि समंदर तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और समंदर में पहुंचना भी होता क्या है। समंदर में पहुंचने का मतलब भी तो अपने वजूद को मिटा देना होता है, खत्म कर देना होता है, फना कर देना होता है। तो ये हमारी तैयारी है, क्योंकि खुद को फना करने के लिए भी ना एक तैयारी की जरूरत होती है। आप इतनी आसानी से ना अपनी पकड़ अपने पर ढीली नहीं करना चाहोगे, आसानी से फना नहीं। जय जी, आपका माइक शायद ऑफ हो गया है। आपका माइक शायद ऑफ हो गया है। जी 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 ठीक है। जी जी। मैंने ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया हालांकि। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं जी तो बस ये पता नहीं कैसे ये सफर हो गया काजल। मैं इसके लिए जितना भी बोलूंगी कम होगा, और जितना भी बोलूंगी ये लगेगा कि शायद मैं ठीक ठीक नहीं बोल पा रही हूँ। शायद मैं कुछ और बोलूं तो ये चीज खुले। पर वो एक तूफान था जो गुजर गया मुझ पर से। ये सबके ये दिल की सबके बात दिल आपने की बताई। बात आपने बताई। जया जी, आपने इतना खूबसूरत लिखा है। आपका एक नाटक है अनकहा आख्यान, कहानी है जो नाटक के रूप में आपने लिख कर दिया है। उसका एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है, हम सबसे ज्यादा सही तब होते हैं जब हम पागल होते हैं। मतलब इसको जितनी बार पढ़ो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतना खूबसूरत जया जी, कैसे लिखती हैं आप, कैसे छू लेती है रूह को आपकी लेखनी, इतना ये इतना खूबसूरत। खूबसूरत। काजल, मुझे लगता है हम औरतों को ना एक दोहरा सफर करना पड़ता है। एक तो औरत से मनुष्य होने का सफर, और दूसरा हमको जो औरत ही बने रहने का सफर करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग तो हमको मादा ही समझते हैं। तो ये दोहरा सफर करना पड़ता है। तो आपके भीतर भी एक संसार चल रहा है, आपके बाहर भी एक संसार चल रहा है। जो बाहर संसार चल रहा है उसको आपके भीतर के संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनके लिए आप एक स्त्री हो और आपको वही जिम्मेदारियां उठानी है। तो आपको बिल्कुल उन जकड़नों से भी अपने आप को छुड़ाना होता है। और जो आपके भीतर एक मनुष्य होने की यात्रा चल रही होती है, आप चाहते हैं कि ये यात्रा रुके ना, क्योंकि इस यात्रा का रुकना आपका लगभग मर जाना है। और मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कब्र में सोई हुई औरतें हैं। कब्र में इसलिए सोई हुई औरतें हैं कि उन्होंने अपने मन, वो किसी भी वजह से अपने मनुष्य होने की यात्रा जारी नहीं रख सकी, क्योंकि
समाज ये आपसे, घर परिवार आपसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि आप मनुष्य हो जाएं, क्योंकि तब आप स्वतंत्र हो जाएंगी ना। मनुष्य की तरह निर्णय ले सकने की स्वतंत्रता वो चाहते नहीं है कि आपको हो। तो ये दोहरा सफर होता है जो हम सबको करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि मेरी कहानियों में मैं मैं एक लम्हे के लिए भी इस चीज को नहीं भूल पाती कि जो मेरे भीतर का मैं है, उसकी यात्रा मुझे हर हालत में करनी है। तो मैंने हमेशा दोहरा संघर्ष किया है, और चूंकि मैं इसको जिंदा रख पाई, मैं इसी को कहीं पहुंचा पाई, इसके साथ मैं कॉन्फिडेंस से भरी हुई खड़ी हूं। मैं अपनी बात कह सकती हूँ। ये जो जमीन है ये मैंने अर्जित की है। यहाँ पर ये मुझे किसी ने दी नहीं है, तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस से खड़ी हूँ। तो ये बात ना मुझ में हौसला भरती है, मुझे हिम्मत भरती है, मुझे अच्छा महसूस करवाती है, मुझे मनुष्य होने के एहसास से भरती है। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि मनुष्य होना ही हालांकि ये भी बहुत बड़ी यात्रा है, पर एक यात्रा और भी है ना। तो ये जर्नी जर्नी ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। पर ये है कि अब अच्छा लगता है ये सब। तो जितनी भी आप उसमें अनकहा आख्यान में जितने भी कोटेशंस आप पढ़ेंगी ना, ये यही है कि वो जो नायिका है वो अपने मनुष्य होने के सफर में है, और वो चाहती है कि इसी से वो पहचानी जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मीता दास लिखती हैं, भीतर की यात्रा को भी सफर करना पड़ता है और बाहर की यात्रा को भी। हम एक दोहरा सफर करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। आपकी लिखी कुछ लाइंस में पढ़ना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत है और छू लिया उन्होंने मुझे। मैं सब व्यूअर्स के लिए पढ़ना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत लिखती हैं, तो सभी जानते हैं इतने खूबसूरत जो हमारे व्यूअर्स के जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ लाइंस रिया जी की फिर से पढ़ना चाहूंगी। लिखती हैं, कुछ रिश्ते लकड़ी के टुकड़ों की तरह होते हैं। जितना वक्त गुजरता है सूखते हैं और जरा सी चिंगारी पड़ी नहीं कि जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते पेड़ की तरह सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं। हम उनके साथ चिपक कर रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वो हमसे कुछ नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते। वो हमारी मूक व्यथा की साक्षी होते हैं। मैं उस पेड़ की छाया में तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, जिसे मैं दोस्ती कहती हूँ। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। इसका जो टेक्स्ट, सब टेक्स्ट रूह छू लिया, रूह को छू लिया। और सभी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कितना खूबसूरत जया जी, कितना खूबसूरत लिखती हैं आप। औरत के मर्म को छू लेती हैं। और हर इंसान आपकी, खास तौर पे महिलाएं जिन्होंने आपके साहित्य को पढ़ा है, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी है वो शायद मेरी कहानी है। और कई बार वो कहानियां पढ़ते पढ़ते सबकॉन्शियस माइंड में मैं सुन हो जाती हूँ। अभी बर्फ के फूल में आपकी कहानी पढ़ रही थी, उस कहानी ने तो मुझे एकदम सुन कर दिया, खास तौर पे जो उसका क्लाइमेक्स था। क्या कहेंगी आप? क्या कहूँ काजल, बस यही कहूंगी कि हम अपनी पीड़ाओं को स्वर देते हैं, हम अपनी तकलीफों को कहने की कोशिश करते हैं, और बस बस यही दूसरे तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि ये बहुत इंसानी है, तभी ये दूसरे तक पहुंच पाता है। और बाकी तो देखिए, बाकी तो साधना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ये एक दिन में हासिल कर लिया हो, बाकी साधना है। अनगढ़ता से शुरू करते हैं और धीरे धीरे होता है ना, छेनी हथौड़ी से हम अपने आप को खुद ही गढ़ते हैं। यानी देखिए, हम ही पत्थर हैं और हम ही शिल्पी हैं, और हथौड़ी भी हमारी है। हम ही अपने अतिरिक्त टुकड़े काट काट के और एक उस पत्थर के बड़े से टुकड़े से अपनी एक प्रतिमा बनाते हैं। वो हमको ही पता है कि हम कौन सी प्रतिमा हमारे लिए है, कौन सी हम चाहते हैं। तो बस अपने आप को काटते काटते, छांटते छांटते बस हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। बहुत लंबी यात्रा है, साधना है बहुत। एक एक अननोन लड़की से जया जादवानी होने तक की यात्रा कि मुझे याद है, मुझे राजेंद्र यादव ने कहा था कि ऐसा लिखो कि तुम्हारा बगैर कोई नाम तुम्हारा पढ़े, तुम्हारा एक पीस पढ़े और कहे कि ये सिर्फ जया जादवानी लिख सकती है। अब सोचिए वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह छप गई होगी कि मैंने हमेशा अपने लिखते समय यही ध्यान रखा कि
जो मैं लिखूं वो सिर्फ मेरा हो, निजी हो और इसमें मेरी छाप हो। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, 30 साल हो गए और जी। शायद बचपन से हिसाब लगाऊं तो मैंने सिर्फ इसी रास्ते पर चलना चाहा और चलती रही हूँ। क्या बात, क्या क्या बात। क्या बात। गोपाल शर्मा जी गोपाल लिखते हैं, शर्मा जी लिखते हैं, हम ही पत्थर शिल्पी और हथौड़ी भी हम ही। वह बहुत खूबसूरत कहा है। आप युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार हैं। मध्य प्रदेश जिसको जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वो जैसे भारत का दिल कहा जाता है, और आप अपने पाठकों के दिलों पर राज करती हैं अपनी खूबसूरत लेखनी के साथ। क्या कहेंगी, कोई मोस्ट चैलेंजिंग जो लम्हा रहा हो आपकी लेखनी से रिलेटेड, कोई है आपका, कोई जो आपको लगा होगा ये बहुत बहुत चैलेंजिंग है, ये बहुत चैलेंजिंग है। वैसे हर कृति चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया हो जो आपको लगा होगा ये वाकई बहुत चैलेंजिंग है? आपके आपका माइक जी, आपका माइक माइक नहीं नहीं, ऑन है, ऑन है। ऑन है, ऑन है, ऑन है। जी जी, हर कहानी लिखने से पहले हर राइटर को लगता है कि यार मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इतना अच्छी तरह से न कर पाऊं जितनी अच्छी तरह से मैंने पिछली बार किया था। और स्पेशली ना नावल लिखते समय तो लेखक का दम निकल जाता है, क्योंकि नावल लिखना बड़ा चैलेंजिंग है। इतनी बड़ी चीज को संभाल के चलना, मुझे कितनी बार पढ़ना पड़ता है, कितनी बार करेक्शन करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो वैसे तो हर रचना एक चैलेंज है, पर अभी मैंने लॉकडाउन में थर्ड जेंडर पर एक नावल कंप्लीट किया, देह कुठरिया। जी उसके लिए मैं बात करना चाहूंगी। उसके लिए जो जीवित पात्र हैं अभी भी हैं और अभी हम सब साथ ही होंगे। रवि अमरानी है, विद्या राजपूत है, रवीना है, शैली राय है। तो ये रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल सिचुएशंस हैं, रियल नाम है, मतलब सारा कुछ रियल जा रहा है। तो ये लिखते समय मुझे बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक तो ये कि मैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में सुनाया जानती थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का उपन्यास पढ़ा था, मैं हिंजड़ा में लक्ष्मी, और यूट्यूब पे देखा था और उनको देखा था ट्रांसजेंडर्स को जो ट्रेनों में भीख मांगते हैं या मत ऐसा ही करते हैं। मैं कभी किसी पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे पता भी नहीं था कि कोई इतना आगे भी जा सकता है। तब इस सिलसिले में मैं जब खोजने निकली तो मुझे रवि अमरानी मिले, विद्या राजपूत मिली, जिन्होंने 20 साल छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर के लिए काम किया है, अपनी जिंदगी दे दी। रवि अमरानी एस्ट्रोलॉजर हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के। तो ये सारे लोग जब मुझे अपनी कहानी बताना शुरू की तो मुझे किसी किसी क्षण लगता था कि यार मैं कहाँ आ फंसी, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। जया, तू वापस जा अपनी साइकोलॉजी और फिलॉसफी की दुनिया में, तू यहाँ कहाँ आ गई है। पर मुझे लगा कि नहीं, मैं हमेशा फिलॉसफी और साइकोलॉजी की दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे ये चैलेंज उठाना होगा और इसे पूरा करना होगा। मैंने इस जया जादवानी को, जिसने तत्वमसी लिखी, जिसने अनकहा आख्यान लिखा, जिसने बर्फ के फूल लिखे, मैंने उसको उठा के एक तरफ कर दिया। मैंने अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दिया। और काजल, उस उपन्यास में क्या नहीं है, कितनी गालियां, उनकी जिंदगी, उनके अप डाउन्स, उनकी तकलीफ, उनकी व्यथा, कई बार पढ़ते पढ़ते मेरा गला भर आता था। पर ये देखिए, जहां चाह है वहां राह है, ये दिखने में भले एक सिंपल सा, एक ऐसा मामूली सा वाक्य बन के रह गया है जिसे लोग बहुत सतही लेते हैं, पर मैं ऐसा कर सकी। मैं हैरान हो रही थी कि ये कैसे हो पाया मुझसे। मैंने अपनी इसमें सारी सीमाएं तोड़ दी और इसमें मैं अपना एक और नया पक्ष सामने ला पाई और मुझे खुद भरोसा आया कि मैं कुछ अपनी सीमाएं तोड़ के कुछ अलग हटके भी कोई काम कर सकती हूँ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात। हमारे साथ हमारे चित्रा साथ देसाई जी जुड़ी हैं, लिखती हैं, बेहतरीन लेखिका हैं चित्रा देसाई जी, लिखती हैं, नमस्कार जिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, शी इज अ जेन्युइन पर्सन बिकॉज शी इज स्पीकिंग फ्रॉम हर हार्ट। वाकई जिया जी बिल्कुल ऐसी हैं, इतनी पॉजिटिव, इतनी स्माइलिंग फेस और इतनी
फुल ऑफ वाइब्रेशन, इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी इनका जो शख्सियत है, बहुत खूबसूरत शख्सियत, इन एंड आउट। किरण शिपुर जी लिखती है, इतनी कमाल की शख्सियत से मिलवाने के लिए शुक्रिया काजल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए सभी व्यूअर्स का। योगेंद्र शांडिल्य जी लिखते हैं, मैं तो जया जादवानी को छोड़कर कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही कहा है आपने। जिया जी की जितनी भी कहानियां हो, चाहे जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट, अर्मीनिया की गुफा बिल्कुल अलग, हम सफर बिल्कुल अलग, बेवकूफ कहीं का बिल्कुल अलग, एक से बढ़कर एक कहानियां, एक से बढ़कर एक नाटक, और बिल्कुल अलग। मिठो पानी खारो पानी, क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये शुरू से जानती थी कि हमारे सिंध का इतिहास किसी ने लिखा नहीं। हमारे बारे में बहुत कम लिखा गया, और जितनी भी बातें थी सुपरफिशियल, लोग हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। न हमारे इतिहास के बारे में जानते थे, न सिंध में हम कैसी लाइफ जीते थे वो जानते थे। तो मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी टुकड़ों टुकड़ों में कुछ ऐसे बताया करते थे। तो क्योंकि वो काफी जी 96 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई, तो बताते रहते थे, तो मैं यूं ही कुछ तो इतनी बार बताया करते थे तो याद हो जाती थी। कुछ मैं ऐसे नोट्स लेती रहती थी कि कभी किसी कहानी के लिए काम आएंगे। तो एक बार मुझे लगा कि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कोई ठीक से हमारे बारे में लिख नहीं रहा है, तो मैं खुद क्यों नहीं कोई कोशिश करती। तो इसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, सिंध का इतिहास पढ़ा, और जितनी भी किताबें अवेलेबल थी, हिंदी में, सिंधी में, इंग्लिश में, सारी पढ़ी। और मुझे लगा कि फिर मैंने अपने फादर का संघर्ष देखा था, अपनी माँ का देखा था, दादी का देखा था, अपनी बुआओं का देखा था। और आपको पता ही है कि मेरी रचनाओं में ना, शायद पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली मैंने औरतों के संघर्ष को ज्यादा अहमियत देती हूँ। मे बी मैंने बहुत पास से ये सब देखा है, इसलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर ये ज्यादा हावी है। तो ये सब पढ़ते हुए फिर मैंने यूं ही एक दिन लिखना शुरू किया, और मैं लिखती चली गई। उन दिनों कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह नए नए आए थे, और मैं उतना चलाना मैंने सीखा नहीं था, तो हम लोग हाथ से लिखा करते थे। तो क्योंकि ना मुझे एडिटिंग का बड़ा मर्ज है, मैं अपनी रचना को एक एक शब्द को पढ़ती, और इतना एडिटिंग मेरी, मैं इसको मुख्य हिस्सा मानती हूँ कहानी का। अगर आप एडिटिंग नहीं कर पाए अच्छे से अच्छी रचना भी ना बर्बाद हो सकती है। तो इतना एडिटिंग करना, और मैंने अपनी हैंड राइटिंग से इसको 3 बार लिखा था, और मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे लग रहा था यार अभी तक मैं वो नहीं लिख पाई हूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ। तो यूं ही तीनों स्क्रिप्ट मेरी थी, यूं ही फालतू पड़ी हुई थी। एक बार हम घर बदल रहे थे, पुराना घर छोड़ के नए घर में जा रहे थे, तब मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि ये नावल मैं नहीं लिख पाऊंगी, और मैं तत्वमसी के बाद कोई कमजोर नावल जाए, मुझे गवारा नहीं था। कोई भी कमजोर रचना जाती है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने एक दिन ना बहुत दुख से मैंने तीनों प्रतियां फाड़ के फेंक दी। इसके बाद जब मेरा घर बदल रहा था, तो मैंने अपनी सबसे आखिरी में मैंने अपनी किताबें उठाई, तो पता नहीं कैसे किताबों में से सरकती हुई चौथी प्रति निकल आई, मेरी हैंड रिटन। तो मुझे लगा कि यार ये शायद ना ऊपर वाले का कोई संकेत है, और मुझे ये नावल लिखना ही है। तब तेजिंदर जी थे यहाँ रायपुर में, वो अहमदाबाद से आए थे यहाँ। मैंने उनको कहा कि आप इसको पढ़ो, अगर अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं है तो मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगी, चौथी भी। अगर अगर कुछ है तो मैं इस पर कोशिश करूं। उन्होंने पढ़कर इतनी तारीफ लिखी कि मुझे लगा कि एज ए फ्रेंड, अगर मैं इसको 24% तारीफ उठाऊं और 75% डिलीट करूं, तो भी मैं इस पर काम कर सकती हूँ। तो इसके बाद मैंने नासारा का सारा नावल फिर दोबारा लिखा, और फिर बस बनते बनते बन जाता है। 4 साल लगे थे मुझे इसमें। ओह माय Oh गॉड, my God. ओह गॉड। Oh God. तो ये जी जी जया जी, जी जया जी। जया जी, चित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, चित्रा देसाई लिखती हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल जो आपने बात कही। मीता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, जया जी की हर कहानी और नॉवल को लिखने और पहले ड्राफ्ट की शायद पहली पाठिका या श्रोता मैं ही हूँ। मैंने उनकी मेहनत देखी है, बहुत मेहनती हैं। विभा रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अपने आप में एक नाटककार है, साहित्यकार है, लिखती हैं, कोई भी कमजोर रचना होती है तो बहुत दुख होता है,
बिल्कुल सही कह रही हैं विभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र गोयल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। महेश बादल जी बहुत शुक्रिया। मैं देह कुठरिया तो हम सभी पढ़ेंगे ही, जिस तरह से गोपाल शर्मा ने लिखा है कि ये एक प्रोमो था जो आपने अभी देह कुठरिया के बारे में बोला, ही हम सबके लिए एक प्रोमो था और हम सब इसको जरूर पढ़ेंगे। आपकी जो एक और जो अपनी प्रेम कथाओं जो लिखी हैं उसके बारे में भी मैं चाहूंगी आप जरूर हमें बताएं, क्योंकि जो आपकी कहानियां होती हैं वाकई बहुत एक से बढ़कर एक और अलग होती है। हर कहानी का जो ट्रीटमेंट होता है, जो लिखा होता है, बहुत ही अलग होता है। और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि हर राइटर को कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने कहा कि आपको 4 साल लग गए मिठो पानी खारो पानी को लिखने के लिए, एक राइटर्स ब्लॉक होता है, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? जी जया जी। ब्लॉक के बारे में बात कर लूं। जी जी जी। राइटर ब्लॉक ना कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 साल कुछ नहीं लिख पाते, पर फिर उससे निपटने का उपाय भी है। आप अपने राइटिंग के पास रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। एक सिलसिला ना पढ़ाई से छूटना नहीं चाहिए, बना रहना चाहिए। तो पहले जो मैंने बड़े बड़े पॉज देखे थे राइटर्स ब्लॉक के, अब ना मुझे उससे निपटने के तरीके आ गए हैं। अब उन दिनों में मैं छोटे छोटे काम करके और अपने आप को लाइव रखती हूँ। और आपने कहा कि मैंने प्रेम कहानियां लिखी हैं। जो आपकी किताब आ रही है, जो मेरी किताब भी आ रही है, हाँ, खुसरो दरिया प्रेम का, उसका शीर्षक है खुसरो दरिया प्रेम का। देखिए, प्रेम कहानियां शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ना एक राइटिंग का मूल स्वर होता है। ये मुझे शुरू में तो नहीं पता था, पर मुझे अब जाके लग रहा है कि मूल स्वर था प्रेम और दर्शन और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और दूसरे काजल, कुछ अब मैं थोड़ी संकोच वाली बात है, पर मैं सोचती हूँ चलो कह ही देती हूँ। उन दिनों जब मैं आई ही थी नई नई राइटिंग में, तब मैंने ये देखा था कि जितने लोगों से मैं मिलती थी ना, सब मुझे अप्रिशिएट करते थे। कई बार बहुत सारे लोग मेरे प्रेम में पड़ जाते थे। तो मुझे ना अपने आप को वहां से निकालने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके भीतर शायद कुछ और चल रहा है। आप अपने जीवन में कुछ और चाह रहे हैं, आप वो नहीं चाह रहे हैं जो ये घटित हो रहा है। तब मुझे ना बच के निकलने के लिए ना वो गलियों की तलाश रहा करती थी। और एक मेरे इंट्रोवर्ट होने की एक वजह ये भी है कि मैं उन सब से ना बचती रहती थी और अपनी खोल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। मैं बहुत छोटे से गांव से आई थी और मेरी परवरिश का भी बड़ा हाथ हो इसमें। अभी तो खैर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ये इस सब ने ना मुझे, जो आता था मुझे एक प्रेम कहानी देके चला जाता था। इस तरह से ना मैंने ये जो क्षण है जीने वाले, चाहे आप उसमें पूरे शामिल ना भी रहो, पर आप उसमें कुछ तो शामिल होते ही हो ना। ये हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। और आप अगर आपको एक रचनाकार की आंख से देखना हो, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ, हम सब जो जरा सी खूबसूरत औरतें होती हैं या नहीं भी होती हैं, सबकी पर्सनालिटी की अपनी खासियत होती है। तो हम सबके जीवन में 2, 4, 5, 6 बार ऐसा होता ही है जब हमको अपने आप को बचाना पड़ता है और अपने आप को किसी तरफ और मोड़ना होता है। बस ये था कि मैं उसको लिख पाई। क्या बात। और हर वो कहानी जो आपको लगा कि वो मैं उस कहानी को मेरी कहानी है, वो मुझे लगता है हर महिला की कहानी है। हर महिला के अंदर कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है। मैं बाकियों की बात नहीं कहती, मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि आपकी हर कहानी, हर कविता जितना मैंने पढ़ा है, मैं अपने आप को उससे रिलेट करती हूँ, अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने आप को हर जगह पाती हूँ। ये बिल्कुल सच है और इसको मानने से, मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करने से बिल्कुल भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथ विभा रानी जी जुड़ी हैं, वो लिखती हैं खुद बेहतरीन एक लेखिका है, लिखती हैं प्रेम को कितना मांसल और कितना मनोवैज्ञानिक मानती हैं आप? देखिए, मैं इसको मांसल कम, मनोवैज्ञानिक ज्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है हम सब प्रेम करते हैं,
एक ऐसी छवि से जो हमारे भीतर है, और किसी किसी के भीतर ना प्रेम की ये भावना बहुत शिद्दत, कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कुछ लोग किसी इमेज को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे अमृता प्रीतम कहती हैं कि हर औरत जब अपने पुरुष के साथ होती है, पति के साथ होती है, तब वो आंख बंद कर लेती है। बहुत अंतरंग क्षणों में वो आंख बंद कर लेती है, तब वो अपने प्रेमी को जी रही होती है। तो हम सब ना एक छवि को बहुत प्रेम करते हैं। बाहर कब फूटता है वो प्रेम? जब वो छवि किसी और की छवि से मिल जाती है और हम कहते हैं अरे यही है वो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और ऐसा कितना रेयर होता है, कितना कम होता है कि जब आपके भीतर बनी हुई छवि से सामने की छवि बिल्कुल मैच कर जाए, और इसके बाद तो आप टूट कर बह निकलते हो। फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता, आपके बचे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर अगर औरत इंटेलेक्चुअल है और उसको पता है जीवन में कि उसको क्या चाहिए, तब ना वो छवि मिलानी बहुत मुश्किल हो जाती है, पर वो प्रेम तो फिर भी जिंदा है ना उसके भीतर, है ना। तो मैंने एक जगह लिखा भी है, वही प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं जो इसको सबसे कम जी पाते हैं। तो ये भी एक बात है कि जब हम हकीकत में प्रेम अपने जीवन में कम जी पाते हैं, तो हमारी रचनाओं में बहुत ज्यादा फूट के आता है, क्योंकि अब हम कहाँ से लाएं? तो हम अपने भीतर बहुत जी लेते हैं। तो ये प्रेम तो हमारे भीतर है, बस हम उसको जीते रहते हैं। मेरे पास शब्द नहीं रहे। आपने इतना खूबसूरत जो भी आपने बोला, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, जो आपने अभी अभी जो बोला आपने कि जब उफ, बहुत खूबसूरत जया जी, बहुत खूबसूरत, बहुत टच करती हैं आप सच में। विभा जी लिखती हैं, प्रेम कहानी लिखना कितना कठिन कितना आसान होता है। वाह, बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि बिना जिए आप लिख नहीं सकते, और चाहे भीतर या बाहर आपको जीना पड़ता है, जीना पड़ता है, और उसको एक्सरेट करना पड़ता है, उसको पैशन की हाइट तक ले जाना पड़ता है। यहाँ आपका ब्रेन है ना, ज़हन, वो बिल्कुल काम नहीं आता। वैसे भी मैं ये मानती हूं कि हमारा जिस्म, जज्बात और ज़हन, इन तीनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ये तीनों बहुत अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, और ये हमको इतना बिखरा देते हैं कि हम ना अपने नहीं रह पाते। अगर आपको प्रेम कहानी लिखनी है तो आपको टोटली जज्बात पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपका ज़हन आप जाने दीजिए चूल्हे में, आपको टोटली जज्बात की ये कांपती लौ की तरह जब तक आप नहीं हो जाते, तब तक आप प्रेम कहानी नहीं लिख सकते। मुझे एक बार, हम लोग संगमन के एक प्रोग्राम में गए थे, तो मुझे काशीनाथ सिंह ने कहा था कि जया तुम इतना अच्छा प्रेम पर कैसे लिख सकती हो। मैंने कहा सर, बोले मैं तो नहीं लिख पाता, मेरे पास वो भाषा नहीं है। मैंने कहा सर, भाषा तो जीने से आती है। आप जो जी रहे होते हैं, आप जो हैं, आप जो जी रहे हैं, आप जो अपने भीतर डालते हैं, वही भाषा है। भाषा आपके वजूद का एक हिस्सा है। आप जो हो, आपकी भाषा वही है जो आप हो, तो वो तो जीने से आता है। आपका जज्बात कितना कितना, आप कितनी पैशनेट हो, ये इससे आता है। बहुत खूबसूरत बात आपने, बहुत खूबसूरत। ऋचा पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चित्रा देसाई जी कहती हैं बेहद बेबाक और ईमानदार बात आपने कही। नोरीन शर्मा जी लिखती हैं वेरी वेरी ऑनेस्ट। ऋचा पाठक जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। अशोक भौमिक जी लिखते हैं बहुत सुंदर। जस किरण जी लिखती हैं शायद मुझे आपसे आपको अब पढ़ना पड़ेगा, और मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ। किरण शिवपुर जी लिखती है आप मेरी फेवरेट बन गई हैं जया जी, आज से और अभी से। बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी लिखती हैं, सविता प्रथमेश जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, लिखती हैं कि आपको याद हो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जब आप रहती थी तो आकाशवाणी के लिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और ओशो की एक पुस्तक मैंने आपको दी थी, और मनाली में आपकी अक्सर चर्चा होती रहती है। जी सरला मेहता जी लिखती हैं कि प्रेम को जीना पड़ता है। वाकई
प्रेम को जीना पड़ता है और इश्क और आस्था में कोई फर्क नहीं होता है, इसको जीना पड़ता है, इबादत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत, मनोज शर्मा जी लिखते हैं ग्रेट थॉट। तो मैं चाहूंगी कि एक कविता हम आपकी और सुने, इतना खूबसूरत लिखती है ये, मैं जाने नहीं दूंगी। ये चलते चलते मैं चाहूंगी आप एक कविता जरूर और सुनाएं हमको। समय के माथे पर बिंदी लगाती हूँ समय की, इस तरह शब्द एक रचती हूँ, रंग में घुलती हूँ समय के, इस तरह इसे पढ़ती हूँ। समय को रचना, समय को पढ़ना, समय ही हो जाना है अंततः। क्या बात। एक शब्द पे एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी। जी। वह शब्द एक पवित्र था, आत्मा की हथेली पर अनायास उगा। हथेली चकित उसे देखती, कितनी की छिपाने की कोशिशें, कितना बरजा कि काली हवाएं नहीं छोड़ती किसी को, न रात का अंधकार दोपहर की तरह चढ़ा ऐसा आत्मा पर बुखार सा, समूचे काल चक्र को बेधता आ गया ऊपर, और देखो कैसे बैठा समय के मुहाने पर काली आंधियों से बेखबर। इस शब्द की सत्ता है। बहुत खूबसूरत। देह कपड़ा एक नया नकोर, कलफ लगा सफेद, लौटाते हुए सोचती हूँ काश एक ही धब्बा लगा होता, जरा सा मसला गया होता, धुला होता कम से कम एक बार पटक पटक कर तुम्हारे घाट पर। क्या बात। क्या बात। पढ़ते हैं खुद, खुद नतीजे निकालते हैं, मेरी दीवारों पर क्या कुछ लिख गए लोग। क्या बात। क्या बात। रोहित शर्मा जी रोहित शर्मा जी लिखती है कोई प्रेम कविता सुना दीजिए। प्रेम कविता। जी। ओके। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी स्वप्नीली उत्पत्ति के बारे में, कि धुन जब अपने शीर्ष पर थी और बस टूटने को था तार एक, कि तुम्हारी उत्पत्ति हुई मेरे एकदम भीतरी तह के नीचे। मैं जान नहीं पाई कुछ, एक कांटा सा कसकता रहा लगातार, जिसने आखिर मुझे एक नतीजे तक पहुंचाया कि ये वेदना प्रेम का रहस्य न जान सकने की विवशता से उत्पन्न होती है। मैं अपनी वहां मौजूदगी का अर्थ ढूंढती रही, और जाने कब मेरे भीतर फूल टूट टूट कर गिरते रहे। अब जबकि उन फूलों को टटोलते हुए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी उत्पत्ति का रहस्य, कि सघन वेदना के अंतिम कण में फटने से जरा पहले जब तुमने मुझे देखा, भर आई आंखों से उस पानी से मेरा जन्म हुआ। यह बतलाने का एक सूत्र वाक्य है। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम हर रोज जन्मते हो मेरे भीतर किसी और तरीके से। क्या बात। क्या बात। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। योगिंदर जी लिखते हैं कि मन को छू लेने की विधा है आपके पास। मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि आपकी जो, आप तो लिखती खरीदा खूबसूरत है, लेकिन जो आपके शीर्षक होते हैं आपकी किताबों के, वो भी दिल को छू लेते हैं। जैसे आपकी कहानी संग्रह है मुझे ही होना है बार बार, या फिर अंदर के पानियों में कोई सपना कौंधता है, या फिर मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। इतना खूबसूरत,
इतना खूबसूरत कहाँ से लाती हैं आप इतने इतने खूबसूरत शीर्षक? जैसे मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए, जो आपका कहानी संग्रह है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहूँ काजल, बस हो जाता है कहानी लिखते लिखते ही ना शीर्षक। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी कौंधता कोई शीर्षक, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कहानी लिखते लिखते ना वो आपके जहन में आ जाता है कि इसका शीर्षक ये होना चाहिए। और कई बार बहुत मुश्किल होती है, शीर्षक ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अपने को। हम भी एक किताब है ना, हमको भी अपने पन्ने बार बार खोलने पड़ते हैं, बार बार खुद को पढ़ना पड़ता है, बार बार खुद को समझना पड़ता है। और ये बड़ी रहस्यमय किताब है काजल। खुद को जानना इतना मुश्किल है, मुझे लगता है संसार का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी यात्रा ना हमेशा भीतर से बाहर की ओर रहती है। हमको दूसरों को जानने की बड़ी फिक्र लगी हो रहती है, हम खुद को जानने की हमको कुछ पड़ी ही नहीं रहती है। पर जब मैं अपने खुद को जानने के एक सफर में निकली, तो मुझे पता चला कि हम तो संसार की सबसे रहस्यमय किताब हैं, और अगर हम इसी किताब को समझ जाएं तो शायद हम सब समझ जाएंगे। तो अब ना मेरी जब से ये जर्नी बाहर से भीतर की ओर शुरू हुई है ना, मैं खुद को ही लगातार बार बार पढ़ती हूँ, खुद को ही टटोलती हूँ। मुझे पता है कि खुद को जान लेना ही सबको जान लेना है। इसलिए मैं जो भी मेरे निकट आता है, मैं सबको कहती हूँ कि अपनी यात्रा पर निकलो, दूसरों के लिए नहीं। वो भी अपनी यात्रा खुद करेंगे, तुमको तो अपनी करनी ही है। क्या बात! क्या बात! अब मैं चलते चलते आपसे मेरा कि जो युवा पीढ़ी है, जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहती है, कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये एक तपस्या है, ये एक साधना है, जिस तरह से आपने कहा कि खुद ही अपने आप को तराशना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगी उन युवा पीढ़ी के लिए? किस तरह की गाइडेंस देंगी? क्या कहेंगी आप एज़ एन एक्सपर्ट? आवाज़ हमारी जो ठीक है, जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो हमारे चार फाइन आर्ट्स होते हैं, म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांस है और राइटिंग है, इसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं। तो हम डांस भी सीखते हैं और म्यूजिक भी सीखते हैं, पेंटिंग भी सीखते हैं, पर राइटिंग सीखने के लिए ना हमारे यहाँ कोई खास कभी कोई कोशिश नहीं होती है। बाहर के एफर्ट ज्यादा नहीं यहाँ मिलते, और इसको ये मानते हैं कि ये एक खुदा दाद है, यानी ऊपर से आती है। और कहते हैं कि इल्हाम के लिए इबादत जरूरी है, कहते हैं ना, इल्हाम के लिए इबादत जरूरी है। अगर आप इल्हाम चाहते हो तो इबादत आपको करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत लंबा और कठिन सफर है, जो नीचे से शुरू होता है और हम ऊपर जाते हैं। और अगर आपको जल्दी जो शोहरत जल्दी मिल जाती है, वो जल्दी खो भी जाती है। आप ये समझ ही रही होंगी कि 30 से 40 साल एक राइटर को लगता ही है कि अपनी एक जगह बनाने में। पर मुझे अब ये लग रहा है, और मैं इस बारे में कुछ कोशिश भी करना चाहती हूँ, कि हम अगर बाहर से किसी की मदद कर सकें कि भाई अपनी भाषा कैसे इम्प्रूव करें, या बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये नहीं जान पाते कि वो पत्रकार बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं या गीतकार बनना चाहते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मदद प्रोवाइड करानी चाहिए बाहर से। और मेरे पास जो आता है तो मैं उसको हर संभव ये कोशिश करती हूँ। पर ये, और दूसरी बात, अगर हम ये समझते हैं कि लिखने के लिए कुछ खास लोग ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो, हम सब ना इजहार करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर हमको इजहार की स्वतंत्रता ना हो तो शायद हमारा दम घुट जाए। अपनी बात कहना हम सभी चाहते हैं। दुनिया की सारी कलाओं का जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य इजहार करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नयों के लिए आप लिखिए, आप डायरी लिखिए, आप रोज लिखिए और रोज पढ़िए, कम से कम 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, क्योंकि जो आपके भीतर जाएगा ना, वो फाइन होता रहेगा आपके भीतर। समझिए, आप खेत में बीज डाल रहे हैं, कभी ना कभी वो फूटेंगे और आपको धीरज से उनकी प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। पर खेत में बीज आपको रोज डालने हैं, 8, 10, 50 पन्ने आपको डेली पढ़ना है। डेली
वो होता है ना, आपको उसी में रहना है, उसी संसार में रहना है, अच्छे राइटर्स को पढ़ना है, अपने मास्टर्स को पढ़ना है। मैंने तो अपने मास्टर से इतना सीखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। अभी पिछले हफ्ते मैंने मृदुला गर्ग को फोन किया और मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपको शुक्रिया कहने के लिए फोन किया है, क्योंकि आपकी उसके हिस्से की धूप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, चितकोबरा ने सिखाया, अनित्य ने सिखाया, और आप मेरे सामने होती तो मैं आपके पैर छू के बस मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ और शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो मेरे जितने भी मास्टर्स हैं, चाहे अमृता प्रीतम हो, निर्मल वर्मा हो, हेमिंगवे हो, मेरी समकालीन बहुत सारे हैं। जो सीखने का प्रोसेस है ना, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपकी धीरे धीरे वो चीज मर जाएगी। वो आप फिर नए नहीं हो सकते, आप पुराने होके खत्म हो जाओगे। तो ये एक प्रोसेस हमेशा, सीखने की प्रोसेस हमेशा चलनी चाहिए। और दूसरी बात ना, शायद हो सकता है मैं ही ऐसी हूँ, मैं ना जिनसे मैंने सीखा है ना, उनके लिए मेरे दिल में हमेशा अहोभाव रहता है। मैं बहुत मन ही मन कुछ अच्छा लिखती हूँ ना, तो मैं उनको शुक्रिया कहती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ कर ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर आप लोग मेरे जीवन में ना होते तो मुझे इतनी रोशनी और कहाँ से मिलती। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और अपने आप को लगातार फाइन करना, काटना, छाटना, मतलब रोज मरना रोज पैदा होना, आप इसको ऐसा कह सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत धैर्य से उस क्षण का इंतजार करना जब आपके भीतर किसी रचना का उदय होता है, और वो एक कॉलिंग का क्षण, एक क्षण आता है। अगर आपने वो क्षण नहीं लिखा ना, तो वो क्षण गुजर जाता है, फिर आप वो नहीं लिख पाओगे। अगर आप कहोगे अभी लिखता हूँ, अभी बैठता हूँ, अभी घर जाके करता हूँ, रात को करूंगा, तो फिर वो गया, फिर आपके हाथ नहीं आया। तो वो अपने आप को पहचानना, अपने कॉलिंग का क्षण पहचानना, और वो एक लय, जैसे आपकी सांस लगातार चलती है ना, वो एक लय अपने भीतर चलाए रखना, ये सब ना होते होते आता है काजल, करते करते आता है। और ये सारा काम करवाता है पैशन, सारा काम कराता है जुनून। वाकई 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 बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात आपने की। डॉक्टर सरला मेहता लिखी है, कितनी खूबसूरत और इतनी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बात लिखी आपने। हमारी बैठने की अगर आवा है तो आवा प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज सीखो कर दी। थैंक यू आभा। हमारे साथ बेहतरीन व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर जुड़े हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत, और आकाशवाणी में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस पे पद पे रहे हैं आकाशवाणी में। बेहतरीन लेखक, बेहतरीन कवि और लाजवाब इंसान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। प्रिविलेज के सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रियली प्रिविलेज। लिखते हैं सार्थक आयोजन, और लिखते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, पूरा सुना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गोपाल शर्मा जी लिखते हैं कि ये बातचीत बार बार सुनने का मन होगा। हमारे साथ आज बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, और मैं सब व्यूअर्स के नाम नहीं पढ़ पाई उन सभी को, लेकिन मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये कोशिश था कि मैं जया जी को आज जितना सुनूं उतना हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि हम उनको सुने। और सभी ने इतना लिखा है, मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। खास तौर पे जया जी ने जो चलते चलते जो इतनी खूबसूरत बात कही, और कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। हम लोग एक, अगर हमें लगता है कि हमने सीख लिया या हम पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, तो वो हमारी एक तरह से हमारी क्रिएटिव डेथ उसको कह सकते हैं, कि हमें लगेगा कि हम कंप्लीट है, नो बडी इज कंप्लीट, और वो स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है। तो सीखना, हमें जिंदगी भर सीखना ही होता है। और जिस तरह से डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं कि बहुत बड़ी बात कही आपने, मीता दास जी लिखती हैं जनून बहुत जरूरी है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर लिखते हैं बहुत प्रेरक। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत प्यार। जी जी जया जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत प्यार मेरा, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं सभी के आज नाम नहीं ले पाई, लेकिन जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ पाए, मैं सच में तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी, क्योंकि आप जितने भी व्यूअर्स जो होते हैं, जिस तरह से मैं कहती हूँ अक्सर कि जब हम स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं
तो हमें अपने ऑडियंस का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और उनके आने से एक ऊर्जा मिलती है हमें। उसी तरह जब आप सभी हमारे से यहाँ जुड़ते हैं, हमें हौसला अफजाई मिलती है, हमें एक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है और हमें एक मॉरल सपोर्ट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से हमारे से जुड़ने के लिए। और कल शाम 7 बजे जो शख्सियत का अगला अंक होगा उसमें हमारे साथ होंगे लिविंग लेजेंड, अगर मैं कहूँ उनको थिएटर के फील्ड का, ही इज अ लिविंग लेजेंड, पंजाब से उनका ताल्लुक है। कल हमारे से जुड़ेंगे प्राण सब्रवाल, जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थिएटर को, रंगमंच को। तो कल हमारे साथ जुड़ेंगे प्राण सब्रवाल जी, ही इज अ लिविंग लेजेंड। तो उनकी जो जिंदगी का जो सफर है कला से जुड़ा हुआ, रंगमंच से जुड़ा हुआ, उससे हम सभी रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।